हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जो साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक था, मतलब साइकोलॉजी के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी अपन ने वो कवर कर लिए। आज वाले वीडियो में हम अधिगम स्टार्ट करने वाले हों कि तो अधिगम का इंग्लिश वर्ड होता है लर्निंग, मतलब सीखना। अब देखो अधिगम होता क्या है, तो अनुभव तथा अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में आए हुए स्थायी परिवर्तन। ठीक है, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये चेंजेस परमानेंट होते हैं। अगर एक बार व्यवहार में आ चुके हैं तो फिर वो हमेशा ही रहेंगी। ठीक है, अब जैसे जैसे प्राणी की उम्र बढ़ती है, आपको भी पता है परिपक्वता बढ़ती है, मतलब मैच्योरिटी आती है। तभी तो बोलते हैं 18 के बाद में भाई बालक हो या मतलब लड़का हो या लड़की मैच्योर हो चुके हैं, हम ये खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, राइट। तो परिपक्वता बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव और अभ्यास भी बढ़ते हैं। अब वैसे आप अगर 4 लोगों के साथ मिलकर बात कर रहे हो, या आपका जैसे आप शुरू के अंदर सिर्फ स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आ जाते हो, फिर बाद में कॉलेज के टाइम पे फ्रेंड सर्किल होता है, घूमने भी जाते हो, ठीक है, पिकनिक स्पॉट पे भी जाते हो। उसके बाद में जब आप काम करोगे तो ऑफिस भी जाओगे। तो धीरे धीरे एज के साथ साथ आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे समझदारी तो आती ही है, परिपक्वता तो बढ़ती है, बट उसके साथ साथ में आपके अनुभव और अभ्यास भी बढ़ते हैं, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, राइट, जिनसे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। बोलते हैं ना टाइम के साथ भाई तू तो बदल गया, अरे टाइम के साथ कोई नहीं बदलता, वो चेंजेस ही लाइफ है। ठीक है, वो परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे अब छोटे बच्चे गलतियां करते हैं, तो ये एक बात बताओ, बड़ा बच्चा भी वही सेम गलतियां करेगा तो फिर वो बड़ा कहाँ हुआ, राइट। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे प्राणी की उम्र बढ़ती है, परिपक्वता बढ़ती है, वैसे वैसे अनुभव और अभ्यास बढ़ते हैं, और जिनसे व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। ये व्यवहार में जो परिवर्तन है वो सामाजिक तथा सांस्कृतिक मर्यादाओं के अनुसार समाज के अन्य व्यक्तियों से हम अर्जित करते हैं, तो हम पर फर्क पड़ता है समाज का भी। ठीक है, अर्जित वही होता है जो आप समाज से, अपने वातावरण से अर्जित करो, जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, तो ये व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार का होगा, ये डिपेंड करता है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक मर्यादाएं कैसी हैं, समाज के अन्य व्यक्ति आप पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, उनसे हम ये चीज़ें अर्जित करते हैं। अतः प्राणी का जो व्यवहार अशुद्ध, अनुचित होता है। अपन कह सकते हैं कि जो प्राणी का जो व्यवहार है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि आपको भी पता है हम बाहर से ही मतलब व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, खुद का कुछ भी नहीं है। अनुचित होता है, उसे प्राणी संशोधित करके नए व्यवहार को सीख लेता है, यही अधिगम है। अब देखो क्या होता है ना, आपको बता दिया, अर्जित का मतलब है कि वातावरण से फ़र्क पड़ा है, या आप जहाँ रह रहे हो, या समाज से, सब इफ़ेक्ट करता है आपको। ठीक है, अब इसका इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि प्राणी का जो व्यवहार अशुद्ध या अनुचित होता है उसे प्राणी संशोधित करके नए व्यवहार को सीख लेता है, यही अधिगम है। मतलब जैसे होता है ना कि यार तेरे में ये आदत तो बहुत गंदी है, तेरा ये व्यवहार बहुत मतलब अच्छा नहीं है सबके प्रति, कि आप तुम बड़ों को भी जवाब दो, है ना। तो अगर प्राणी का कोई गलत व्यवहार है तो उसको रोक टोक कौन लगाते हैं? या तो उसके घर वाले, या उसके समाज वाले, यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े थे, वो उनकी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, अगर कुछ कह रहे थे तो तुझे ढंग से सुनना चाहिए था। या फिर यार ये काम ऐसे मत कर, ये काम ऐसे कर ले, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं किया जाता। तो मतलब हर चीज़ में आपको सही राह दिखाने वाले, आपको बुरा ज़रूर लगेगा कि यार मेरे को रोक टोक कैसे दिया, मेरे को तो सब आता है, बट नहीं, वो ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके व्यवहार को, जो अनुचित व्यवहार है या अनुचित व्यवहार है, उसको उचित व्यवहार बनाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर आपको किसी ने टोका, आपको पसंद नहीं आया, आपको लगा यार सच में क्या पता मैं गलत ही कर रहा था, फिर आप क्या करोगे? अपने व्यवहार में चेंजेस लाओगे, संशोधित करोगे, और उसके बाद में आपका जो व्यवहार है वो अच्छा हो जाएगा, सबके प्रति उचित हो जाएगा। ठीक है, तो यही अधिगम है, लर्निंग, जो आप सीख रहे हो, जो आप अर्जित कर रहे हो। अब अधिगम की विशेषताएं बात करते हैं। तो अधिगम की विशेषताएं, अधिगम अर्जित होता है, ध्यान रखना। अधिगम से व्यवहार में संशोधन या परिमार्जन होता है, ये भी ध्यान रखना। अभी बताया था ना आपको, व्यवहार में संशोधन होता है। अधिगम जो है वो निरंतर चलने वाली अग्रगामी प्रक्रिया होती है। अधिगम जो है वो निरंतर चलती रहती है, आप इसको रोक नहीं सकते।
अग्रगामी मतलब ये आगे की तरफ ही बढ़ती है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे परिपक्वता बढ़ती है और वैसे वैसे ही अनुभव और अभ्यास बढ़ते हैं और आपके व्यवहार में चेंजेस होते हैं। तो ये अग्रगामी है। अगर आपके लाइफ में कोई एक बार चेंज आ चुका है आपके व्यवहार में, तो ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा, बिकॉज ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि ये अग्रगामी आगे की दिशा में ही हमेशा बढ़ती है और निरंतर चलने वाली है। अधिगम अनुमानी प्रक्रिया है, जबकि निष्पादन जो है प्रेक्षणात्मक प्रक्रिया है। देखो ऐसे सिर्फ स्टेटमेंट बनते हैं कि अधिगम अनुमानी प्रक्रिया है जबकि निष्पादन प्रेक्षणात्मक प्रक्रिया है। अधिगम प्रेक्षणात्मक प्रक्रिया है जबकि निष्पादन अनुगामी प्रक्रिया है, अनुमानी प्रक्रिया है। तो आपको जब पता होगा कि कौन सी प्रक्रिया है तभी आप इसमें नंबर ले पाओगे। तो ये तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि अधिगम जो है वो एक अनुमानी प्रक्रिया है जबकि जो निष्पादन है वो प्रेक्षणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अब आपको यही तो बता दिया कि अधिगम के अंदर जो स्थायी परिवर्तन होता है वो आते हैं, है ना। तो अब आपको ये भी बता देती हूँ कि अधिगम के अंदर क्या नहीं आता है। तो व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन अधिगम में नहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब अब अगर आपके व्यवहार में हल्का फुल्का चेंज आया, जैसे आपने सुबह से शाम तक बहुत सारा काम किया और बाद में बोलते हो यार थक गया हूँ मैं, तो भाई वो अस्थायी परिवर्तन है। एक टाइम के बाद में अभी जैसे आप नाइट में सो लोगे, आराम कर लोगे, तो नेक्स्ट डे तक आपकी वो थकान दूर हो जाएगी। अगर आपको फीवर हुआ या कोई बीमारी हुई, आप मेडिसिन लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज करवाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो ये सब अस्थायी परिवर्तन है। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक बार बुखार आ गया तो ज़िंदगी भर आप तपते ही रहोगे, ऐसा नहीं होता है ना। नशीली वस्तुओं से और रटने से, अब आपको पता है कि रटना तो चाहिए नहीं, रटने से आदमी जल्दी भूलता है। हर चीज़ समझ समझ के पढ़नी चाहिए या रिवीजन करते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो अस्थायी परिवर्तन लाती है आपके व्यवहार में, वो सब अधिगम के अंदर नहीं आती हैं। अब नाटक करने से भी, अब मान लो किसी ने कोई किरदार निभाया है सीरियल में, तो वो वैसा थोड़ी है रियल लाइफ में। वो बस ये है कि जब तक आपकी शूटिंग चल रही है, जब तक आपका कैमरा ऑन है, तब तक आप उस रोल में हो। उसके बाद में जैसे शूटिंग ख़त्म, टाइम ख़त्म, अपने नॉर्मल व्यवहार में आ गए, अब आप जैसे हो वैसे हो। तो नाटक करना भी एक अधिगम के अंदर नहीं आएगा। देखो कभी कभार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम है, कौन सा अधिगम नहीं है। तो आपको यही ध्यान देना है कि जिससे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ओनली वही अधिगम के अंदर आएगा। सहज क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, परिपक्वता, अभिवर्ती अधिगम नहीं है। तो सहज क्रियाएं और जैविक क्रियाएं, ठीक है, परिपक्वता, अभिवृद्धि, ये भी अधिगम के अंदर नहीं आते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, परिभाषाएं, अब परिभाषाएं देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बीएफ स्किनर के अनुसार कौन सी परिभाषाएं हैं, मतलब अधिगम के लिए उन्होंने क्या बोला है, या लाइन देख के आपसे पूछ लेंगे कि ये किसने कहा था। तो ध्यान रखना, बीएफ स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये तो देखो उन्होंने कहा था, एज इट इज़ ही याद रखनी पड़ती है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। जेपी गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, कि व्यवहार की वजह से, मतलब व्यवहार के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो ही अधिगम है। इसके अलावा गेस्ट के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब अभी आपको कहा ही था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि अनुभव और अभ्यास से जो चेंजेस आते हैं वही अधिगम है। तो इन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण वो होता है जो जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेन करते हैं ना। जैसे आप अगर कोई जिम जाता है तो आपको पता है जिम में वो जो ट्रेनर होता है उनका क्या काम होता है, आपको यही बताते हैं आप ऐसे करो ऐसे ना करो। तो वो आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं, मतलब आपको कोई शिक्षित कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर आपको कोई गाइड कर रहा है। जैसे टीचर्स लोग जाते हैं, ट्रेनिंग होती है तब, तो वही वाली बात है। के माध्यम से व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो लगता है कि कितना अटपटा नाम है, बट वाकई बहुत पूछा जाता है। तो ज्ञान, आदत तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इन्होंने बोला है कि ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वो ही अधिगम है। मतलब ज्ञान कलेक्ट करना, आदत अर्जित करना, क्योंकि आदतें तो बदलती रहती है, अभिवृत्तियाँ तो अर्जन मतलब वही अर्जित करते हैं जो। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। तो देखो अब जैसे आपको क्रो एंड क्रो ने तो बोला भाई ये आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन है, ठीक है, बट वुडवर्थ ने बोला कि ये नवीन ज्ञान तथा प्रतिक्रियाओं का अर्जन है, नवीन ज्ञान। ठीक है,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने क्या बोला है, क्योंकि यहीं से ही सवाल बनते हैं। अधिगम की प्रक्रिया, तो अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? तो देखो, आवश्यकता पड़ती है सबसे पहले, फिर प्रेरक, फिर क्रियाएं, क्योंकि आवश्यकता होगी तभी तो कोई प्रेरक उसको मतलब कंप्लीट कर पाएगा ना, तो फिर उसके बाद में क्रिया होगी। अब जैसे कल भी आई थिंक मैंने आपको उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बारे में बताया था, आई थिंक थोड़ा बहुत। तो आवश्यकता, फिर प्रेरक, फिर क्रियाएं, फिर बाधाएं, फिर समायोजन, ठीक है, फिर लक्ष्य प्राप्ति, फिर व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ जा कर के अधिगम की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। उसके बीच में वो कितने रास्तों से कवर होती है, आप ऐसे करके याद कर लो। सबसे पहले आवश्यकता, फिर प्रेरक, फिर क्रियाएं, फिर बाधाएं, फिर समायोजन, फिर लक्ष्य प्राप्ति। और लक्ष्य प्राप्ति करने के बाद ही व्यवहार में स्थायी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्बलन पढ़ते हैं अपन, ठीक है, अनुबंधन पुनर्बलन, इसको साहचर्यात्मक सिद्धांत भी कहा गया है। और दूसरा हम देखने वाले हैं ज्ञानात्मक सिद्धांत, इसको संज्ञानात्मक या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर पुनर्बली सिद्धांत आते हैं, जबकि इसके अंदर शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक सिद्धांत आता है। अब आपको इसमें ये चीज़ बताई गई है कि किन किन वैज्ञानिकों का सिद्धांत किस कैटेगरी में है। तो आपको सिद्धांत का नाम देके पूछा जा सकता है कि वो निम्नलिखित में से किसके अंदर आता है। जैसे मान लो थॉर्नडाइक का सिद्धांत दे दिया और पूछ लिया पुनर्बली सिद्धांत में आता है या पुनर्बली सिद्धांत में आता है, ये शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत में आता है। तो इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो पुनर्बली सिद्धांत के अंदर आता है, ओके। तो ऐसे ही पावलोव का, हल का, स्किनर का, ये सब वैज्ञानिकों के नाम है। ऐसे ही गुथरी का जो सिद्धांत है वो पुनर्बली सिद्धांत के अंदर आता है, ठीक है। और शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर गेस्टाल्टवाद, देखो ज़्यादा कुछ याद रहे ना रहे, पर थॉर्नडाइक का, पावलोव का, ठीक है, स्किनर का, अब हल बजिया, तो ये तो 4 याद कर ही लो। इधर से सिर्फ गेस्टाल्टवाद और ये जो टॉलमैन और कॉलर है यार, सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये फेमस सिद्धांत है, किसी का नाम देकर भी पूछा जा सकता है ना। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, ब्रूनर का सिद्धांत, वाइगोत्स्की। और प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के अंदर बंडूरा का सिद्धांत आता है। तो सबसे पहले तो यही याद कर लो, एक ही तो है इसके अंदर। अब सबसे पहले पढ़ने वाले हम E.L. थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है। ये अमेरिका के थे, 1913 ईस्वी में दिया था इन्होंने। इनकी बुक थी शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, इनकी बुक थी शिक्षा मनोविज्ञान। और सिद्धांत के नाम थे प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये इनके सिद्धांत थे, ठीक है। थॉर्नडाइक साहब ने जो सिद्धांत दिए थे, तो प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत वही है, SR थ्योरी, ठीक है। संयोजनावाद और संबंधवाद, बंद का सिद्धांत, ठीक है, इनको इन्होंने काउंटर थ्योरी बोला गया है, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो की बिल्ली पर किया था। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, चाहे कुछ ध्यान रहे या नहीं रहे, कि जो थॉर्नडाइक साहब हैं उन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, तो वो किया था भूख की बिल्ली के ऊपर। और इन्होंने क्या किया था, भोजन रखा था। भोजन यहाँ पे उद्दीपक की तरह है और यहाँ पे बिल्ली है, तो ऑब्वियस है बिल्ली भोजन को देख के प्रतिक्रिया ही तो करेगी। तो इसी को ही उन्होंने उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंदर यूज़ में लिया है। अब भूखी बिल्ली है तो यार, भूख अगर इंसान को भी लगती है तो खाना देख के खाने का तो मन करेगा ही ना। खाने का मन क्या, टूट पड़ने का मन करेगा। तो भोजन देख के ही मुँह में लार आना, ये भी तो एक प्रतिक्रिया ही हो गई ना। तो मुख्य नियम, अब इनकी मुख्य नियम थे, कुछ नियम दिए इन्होंने कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, संतोष या प्रभाव का नियम, ये सारे नियम दिए हैं थॉर्नडाइक साहब ने। इसके बाद में थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए अभ्यास को महत्वपूर्ण माना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है, तो ध्यान रखना अभ्यास को, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपको अभ्यास दे दे, अनुभव दे दे और 1-2 और बना दे, ठीक है। तो अभ्यास को माना है। इन्होंने अपने सिद्धांत में मुख्य नियम तथा गौण नियम दिए हैं। तो मुख्य नियम तो हो गया, अभी जो मैंने आपको ये नाम बताए थे ना, यही तत्परता का नियम वगैरह, तो ये मुख्य नियम थे। तो मुख्य नियम जैसे तत्परता का नियम है, तो तत्परता का नियम क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो मानसिक रूप से तैयार करना, बालक को कार्य करवाने से पहले उसे मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं ना क्लास के अंदर
चलो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप अगर कोई कार्य करवाना चाहते हो बालक को, तो पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करो, ठीक है। यही तत्परता का नियम है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है बालक को स्कूल भेजने से पहले चॉकलेट देना। अब बालक है जो नहीं चाहता स्कूल जाना, बट अगर बालक को आप बोलोगे कि ये ले भाई तेरे को चॉकलेट, अब तो चला जाए स्कूल, तो आई थिंक बालक क्या पता चला जाए। तो बालक को स्कूल भेजने से पहले चॉकलेट देकर क्या कर रहे हैं, उसको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बालक को पता होगा भाई चॉकलेट मिली है, अब तो मुझे ये डायरेक्ट स्कूल में ले जाकर ही छोड़ेंगे। अध्यापक का प्रस्तावना प्रश्न पूछना। अगर आपने बीएड कर रखी होगी तो आपको पता होगा, जब इंटर्नशिप टाइम जब आप लोग फाइल वगैरह बनाते हो, लेशन वगैरह, तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न ही बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो उसका इन जनरल पूछते हैं, जैसे खाद्य के बारे में पढ़ा, मतलब भोजन के बारे में ही बताना है मान लो, तो सबसे पहले बच्चों से ऐसे ही सवाल किए जाते हैं कि बच्चे भोजन में क्या खाते हो आप, या आपके घर खाने में क्या बनता है, आपके घर खाना कैसे पकता है। तो उनको उनको उन इन चीज़ों से जोड़ा जाता है, ट्राई किया जाता है, ताकि उनको पता रहे कि हाँ यार घर पे गैस पे खाना बनाते हैं मम्मा। और फिर खाना में क्या खाया था रात को, रोटी खाई थी, दाल खाई थी, ऐसे करके। तो फिर वो बोलेंगे कि भाई अच्छा रोटी खाई थी, दाल में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे वसा किस में होती है। तो ऐसे मतलब सब चीज़ों को लिंक करके पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें आए, घुसे भी, और वो पहले से तैयार रहे। एक वो चीज़ होती है ना, थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ाते हैं, तो बच्चों को पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती है, उसके बाद में एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाया जाता है, जो थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। तो हम तो सिर्फ इतना ध्यान रख लो, तत्परता के नियम के अंदर मेंटली प्रिपेयर किया जाता है पहले से। और बालक को स्कूल भेजने से पहले चॉकलेट देना, अध्यापक का प्रस्तावना प्रश्न पूछना, घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पीने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल किसमें है, तो ये इसी में देखो। अब जैसे घोड़े है, घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब पर लेके गए, तो उसको ये थोड़ी बोलेंगे ओए तू अभी के अभी पानी पी। हमने सिर्फ घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको मेंटली प्रिपेयर किया है कि भाई साहब आप तालाब पर पहुंच चुके हो, अब आप अपना पानी का सेवन कर सकते हो, ठीक है, अपना पानी पियो, चलो वापस काम पे। तो एक वो चीज़ होती है मेंटली तैयार करना। नेक्स्ट था अभ्यास का नियम। तो किसी कार्य को बार बार अभ्यास किया जाता है, पहले गलतियां करता है, उन गलतियों को सुधारता हुआ धीरे धीरे बालक कार्य को सीख जाता है। ये तो आपको पता ही है, आप भी अगर कोई काम पहली बार कर रहे हो तो गलती होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, राइट। बट आप जब उन गलतियों पर अब काम करते हो और गलतियों को सुधारते हो, तो आप उस काम में एकदम परफेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो वही चीज़ बोली है कि अभ्यास क्या है बेसिकली। उपयोग का नियम। जब किसी कार्य का बार बार उपयोग किया जाता है तो उसे अच्छी तरह सीख जाते हैं, ये भी है। यदि रोजाना टाइपिंग पर कार्य किया जाए तो स्पीड बढ़ ही जाएगी, है ना। तो यूज़ में आनी चाहिए चीज़ें। अब आप ये खैर फनी सा एग्जांपल है, बट ये सिर्फ थोड़ा सा हंसाने के लिए। तो देखो जैसे कि आपके पास में बुक्स वगैरह पड़ी रहती है ना, पड़ी रहती है। अब बहुतों की आदत होती है मुझे ये बुक्स भी चाहिए, वो नोट्स भी चाहिए, वो भी चाहिए, पर पढ़ेंगे नहीं सब, है ना। पढ़ तो एक टाइम पे एक रजिस्टर पाओगे। तो अगर ऐसा हो गया कि 6-7 दिन से भी अगर वो बुक काम में नहीं आई, तो उसके ऊपर हल्की सी धूल फील होने लग जाएगी आपको, ठीक है। तो अब जो चीज़ यूज ही नहीं आ रही है उसके साथ तो यही होना है। बट अगर जैसे आप लोग फ़ोन पे बहुत सारी चैट करते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, FB चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, है ना, टप 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 दिन भर मैसेजेस वगैरह, तो आपने खुद ने देखा होगा कि अभी आप कितनी स्पीडली टाइप कर लेते हो, कितनी स्पीडली रिप्लाई कर देते हो, राइट। और अभी जैसे आपकी मम्मा को फ़ोन दे दो, या फिर आप अपने पापा को फ़ोन दे दो, अगर उनको आदत नहीं है व्हाट्सअप वगैरह इतना चलाने की, तो वो एक ही मैसेज 5 मिनट में लिखेंगे, राइट। मेरी मम्मा तो ऐसे ही लिखते हैं आज भी, ठीक है। तो उनको टाइम लगता है, हमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमारी एक आदत सी बन चुकी है, क्योंकि हमने फ़ोन आई थिंक कॉलेज टाइम से तो यूज़ लेना सब स्टार्ट ही कर देते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ बोली गई है कि आप डेली जिस काम को करते हो, डेली जिसको यूज़ करते हो, वो मतलब वो आप अच्छी तरह से सीख जाते हो। अब हम एक बार बताओ, आपको व्हाट्सएप चलाने की कोई ट्रेनिंग थोड़ी दी गई थी, नहीं ना। आपने डेली यूज़ में लिया, आपको सब चलाना आ गया। तो वही चीज़ है, उनका कभी काम पड़ा नहीं इन चीज़ों से, कभी कभार काम पड़ता है तो
मम्मा पापा को इतने अच्छे समझ में नहीं आया। तो एक छोटू सा एग्जाम्पल था। आई थिंक अब तो आप उपयोग का नियम नहीं भूलोगे। वैसे आपको मैं अगर एग्जाम्पल नहीं देती तो भी मुझे पता है इतनी सी चीज़ तो याद रहती है, बट फिर भी याद आया तो थोड़ी सी बात कर ली आपसे। अब देखो अनुपयोग का नियम, जब किसी कार्य का प्रयोग नहीं किया जाता तो भूल जाते हैं। रोज़ाना अगर टाइपिंग ना करें तो स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो मुख्य नियम बताए थे वो मैंने आपको बता दिए। मुख्य नियम के बाद में इन्होंने कुछ गौण नियम, जिनको उपनियम भी बोल सकते हैं, वो भी बताए थे। तो वो है बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम और अभिवर्ती का नियम। तो आपको पता है ना कुछ चीज़ें होती है कि जिसके अंदर जो मुख्य होता है ये तो भाई याद रखनी है, और जो उपनियम होते हैं उनके सिर्फ नाम याद करके छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको मुख्य नियम मैंने डिटेल में बता दिया कि कौन से नियम में क्या आता है, तत्परता के नियम में क्या आता है, अभ्यास के नियम में क्या आता है, उपयोग के नियम में क्या आता है या अनुपयोग के नियम में क्या आता है, राइट। अब बात रहेगी उपनियम की। तो उपनियम में आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि बहुक्रिया का नियम उपनियम में आता है, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम और अभिवर्ती का जो नियम है वो गौण नियम में आते हैं। ये नियम किन्होंने दिए थे? थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। अब उन्होंने सिद्धांत तो दे दिया, अब इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है वो देख लेते हैं ना। तो शिक्षा में प्रयोग, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। देखो जो बालक धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए ये जो है सिद्धांत काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आपको पता है कि आपने सुना होगा आई थिंक, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उस कार्य में या उस चीज़ में उतने ही ज़्यादा निपुण हो जाओगे, राइट। तो जैसे कि किसी को पढ़ना नहीं पसंद होता है, किसी को मैथ पढ़ना पसंद नहीं होता है, किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती, किसी को साइंस से डर लगता है, ठीक है कि, और साइंस वालों को आर्ट से डर लगता है। तो इन सब चीज़ों से अभी जैसे आप मनोविज्ञान ही पढ़ रहे हो, है ना, यही पढ़ रहे थे, इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। कल तक आपको नहीं पता था कि मनोविज्ञान क्या है ना, और आपको ये था कि यार मनोविज्ञान हमने कभी नहीं देखा, क्या करें अब। तो एक वो चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को यूज़ में ले रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, डेली क्लास ले रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उस काम के अंदर बहुत अच्छा करते हो, राइट। तो उसी तरह से अगर कोई बालक है क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर जो बहुत धीमी गति से सीखता है, तो ऐसा थोड़ी है उसको मारेंगे पीटेंगे, यार सबका अपना अपना होता है। अगर किसी को एक बार में पढ़ाने पर समझ में आ जाता है तो किसी को 2 बार पढ़ाने के बाद समझ में आता है, किसी को वही चीज़ 3 बार तक बतानी पड़ती है। हाँ, टीचर इरिटेट होता है इसमें, यार इतनी छोटी सी बात इसको समझ में नहीं आ रही है, बट ये सोचो ना वो बच्चा है, आपकी तरह बड़ा नहीं है जो एक बार में समझ जाए। तो शिक्षा में प्रयोग होता है इस सिद्धांत का, क्योंकि अभ्यास करवाए जाते हैं बार बार, और इन्होंने वो उनके बारे में बताया ही है। उपयोग में लेनी चाहिए चीज़ें, ये भी इन्होंने बताई है। तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए शिक्षा के लिए सिद्धांत का जो उपयोग है वो किया जाता है। कठिन शब्द, कठिन प्रकरणों का अध्यापक जितना बालकों की अधिक अभ्यास करता है उतने ही वे बालक सरल लगने लगते हैं। मैंने आपको बताया जैसे मान लो कोई कठिन शब्द है ना, या कठिन प्रकरण है, प्रकरण अध्याय ही होते हैं बेसिकली, जैसे आपके बुक्स के अंदर होते हैं ना टॉपिक्स, वही टॉपिक्स ही हैं ये। तो कठिन शब्द, कठिन प्रकरण का अध्यापक जितना बालकों की अधिक प्रयास करता है ना, उतने ही वे बालकों को सरल लगने लगते हैं। तो मान लो कोई कठिन वर्ड है, बच्चे से बोला नहीं जा रहा है, बट वो रोज़ ट्राई करे तो ऑब्वियसली सीख जाएगा ना। तो वही चीज़ बोली गई है। अध्यापक कक्षा में प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से बालक को पढ़ने के लिए तैयार करता है, इसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभ्यास कराता है तथा जो बालक उत्तर सही देते हैं उनको पुनर्बलन भी देता है। तो देखो मैंने कल भी आपको बताया था, पुनर्बलन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे किसी बच्चे से कोई सवाल पूछा और उसने उसका आंसर सही दिया तो बोलते हैं ना अपन, शाबाश, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये जो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए जो ये शब्द यूज़ में लिए जाते हैं ना, वही पुनर्बलन है, ठीक है। भाषा, गणित, गृह विज्ञान, चित्रकला, ड्राइविंग, गुड़ सवारी, नौकायान, डांसिंग आदि विषयों में इस सिद्धांत का उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो चित्रकला में भी माहिर हो जाएंगे, ड्राइविंग भी सीख जाएंगे, ठीक है, घुड़सवारी भी कर सकते हैं, नौकायान भी चला सकते हैं, डांस भी सीख जाओगे। डांस भी आपको पता होगा बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो जन्म से ही डांस सीख के आते हैं, जैसे सिंगिंग हर किसी को आए नहीं आए पर बाथरूम सिंगर हर कोई होता है, राइट। तो इस डांस की बात नहीं कर रही जो बाराती डांस होता है, जो आप देखते हो DIDs वगैरह या फिर
डांस इंडिया, डांस वगैरह, डांस दीवाने, तो वहाँ आपको पता है कि कितना उनको सिखाया जाता है। जबकि वो बहुत अच्छे डांसर, फिर भी उनको प्रैक्टिस करवा ही जाती है, अभ्यास करवाया ही जाता है। तो वहाँ इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब इस सिद्धांत का। क्योंकि इन्होंने मोस्टली यही चीज़ बोली है कि भाई साहब, जितना अभ्यास करोगे आप उतना ही अधिगम कर पाओगे, ठीक है। बालक बाल्यावस्था में इस सिद्धांत का उपयोग अधिक करते हैं, क्योंकि छोटा बालक है, एक बार चलना ही सीख रहा है, जस्ट एक बार उठा गिर गया, आपने देखा होगा, फिर उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया, बट फिर भी वो चलना थोड़ी छोड़ता है। थोड़ा रो लेगा, फिर उठने का ट्राई करेगा, धीरे धीरे वो चलना कब सीखेगा उसको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है कि बालक जो होता है वो बाल्यावस्था में सिद्धांत का उपयोग सबसे अधिक करता है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम संतोष प्रभाव को नियम को स्किनर ने ग्रहण किया। तो जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, उनका जो प्रभाव था, प्रभाव के नियम को स्किनर ने ग्रहण किया है तथा अपना सिद्धांत क्रिया प्रसुप्त अधिगम का सिद्धांत दिया। तो देखो, आपसे अगर कोई पूछे क्रिया प्रसुप्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखना क्रिया प्रसुप्त अधिगम का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है उनको एक्सेप्ट भी किया है और इन्होंने अपना एक सिद्धांत भी दिया है। स्किनर के सिद्धांत को, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पूर्व सिद्धांत भी कहते हैं। देखो, अब क्योंकि स्किनर ने उनके सारे, मतलब उनके जो मुख्य नियम है उनको एक्सेप्ट करा है, तो स्किनर का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत, इसको थॉर्नडाइक के सिद्धांत का पूर्व सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रभाव विधि जो है वो तो थॉर्नडाइक ने ही दी थी। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में कि प्रभाव विधि किसने दी थी और वहाँ पे आपको एग्जाम ऑप्शन में मिले स्किनर, थॉर्नडाइक वगैरह, तो ध्यान रखना थॉर्नडाइक को टिक करना है। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिया प्रसुप्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताओगे कि स्किनर ने दिया था। और अगर आपसे पूछे थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत को पूर्व सिद्धांत भी, मतलब स्किनर के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना थॉर्नडाइक के सिद्धांत का पूर्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आईपी पावलोव का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया, और जैसे ही पहला टॉपिक 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है, वैसे ये टॉपिक भी 4 लेक्चर में ही कंप्लीट होगा। इसके बाद वाले टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे बुद्धि हो गया, है ना, अभिवर्धी हो गया, उसके बाद में जैसे होता है ना, कुछ कुछ विशिष्ट बालक होते हैं जो लेट समझ पाते हैं। तारे ज़मीन पे मूवी देखी है ना, तो ऐसे छोटी छोटी बीमारियां होती है कि यार उनको वर्ड धुंधले धुंधले दिखते हैं, या वो अच्छे से वर्ड मिला नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उनको दिक्कत होती है। तो उन छोटी छोटी बीमारियों उनके बारे में भी देखेंगे। समायोजन भी पढ़ना है अभी तो हमें, और व्यक्तित्व तो पढ़ना ही है, पर्सनैलिटी, ठीक है। वहाँ पे साइको में पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग होती है। जैसे आप डील करते हो, यार ये बड़ा अच्छा दिख रहा है ना, हाइट वाइट बढ़िया है, दिखने में गोरा है, ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी नहीं होती है। वहाँ पे पर्सनैलिटी का मतलब कुछ और होगा। बट यहाँ जैसे लड़कियों को देखो, लंबी है, अच्छी है, पतली है, ठीक है, आजकल वैसे गोलू मोलू का ज़माना है, बट फिर भी सब जैसे, खैर ये सब नहीं होना चाहिए, बट एक बार एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कोई दिल पे मत लेना। कि व्यक्तित्व आप जैसे बोलते हो ना, वाओ कि कितने मस्त कपड़े पहने हैं, और पर्सनैलिटी है, तो वो पर्सनैलिटी वहाँ पे थोड़ी अलग तरह से आपको समझाऊंगी। तो ये कुछ कुछ टॉपिक हैं, और उनके आई थिंक 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी वो वीडियोस, ठीक है, मतलब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे 2 वीडियोस में। और आज आपको थोड़ा सा लगा होगा डाउन डाउन सा वीडियो में, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट लेक्चर अपलोड करने थे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो नहीं, बट कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ उन्हीं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।